जय हिंद डिफेंस लवर्स। आप सभी को इंडिया और चाइना की करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में अच्छे से पता ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर ये दोनों देश एक दूसरे के अलाइज होते? आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है और इसको जानने के लिए हम पहले इंडिया चाइना रिलेशनशिप और इसके इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। भारत और चाइना दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन और दुनिया की 50% ग्रोथ के साथ दो एशियन जाइंट्स हैं, जिनकी कल्चरल रिलेशंस हजारों साल पुराने हैं। 2nd सेंचुरी BCE में चाइना और भारत के बीच कांटेक्ट का पहला रिकॉर्ड लिखा गया था, खासकर सेंट्रल एशिया में जांग कियांग के एक्सपीडिशन के बाद। 1st सेंचुरी CE के दौरान बौद्ध धर्म भारत से चाइना तक फैल गया था। सिल्क रोड के माध्यम से भारत और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशंस ने इस दौरान दोनों रीजन्स के बीच इकोनॉमिक कांटेक्ट प्रदान किया था। तिब्बत ने हजारों वर्षों तक भारत और चाइना के बीच एक बफर के रूप में कार्य किया है, जिससे उनके बीच जियोग्राफिकल सेपरेशन और शांति बनी रही। 1950 में चाइना द्वारा तिब्बत पर अटैक करने और उस पर कब्जा करने के बाद ही दोनों देशों की बॉर्डर साझा हुई थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोई एक्सटेंसिव म्यूचुअल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस नहीं था और प्रत्येक देश को दूसरे सिस्टम की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 20th सेंचुरी के मध्य से पहले भारत चाइना रिलेशंस मिनिमल थे और कुछ ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ पिलग्रिम्स और स्कॉलर्स के आदान प्रदान तक ही सीमित थे। जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ और चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ, बातचीत शुरू हो गई। इंडिपेंडेंट तिब्बत के सपोर्ट पर नेहरू के विचारों से चाइना में मिसट्रस्ट पैदा हुआ था। तिब्बत पर चाइना की सोवरेनिटी को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि तिब्बत इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि तिब्बती भारत को अपना आध्यात्मिक गुरु और पवित्र भूमि मानते हैं और ये चाइना के लिए चिंता का विषय था। इनिशियली चाइना ने मैकमोहन लाइन के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई थी। उसके बाद तिब्बत में चाइनीज रूल की मान्यता में 29 अप्रैल 1954 को PM नेहरू और जोंग द्वारा पंचशील ट्रीटी पर साइन किए गए, जिसमें कि भारत ने चाइनीज रूल को स्वीकार किया। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल इंटरफेरेंस, इक्वलिटी, म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस शामिल था। चाइना द्वारा तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद भारत ने 1959 में दलाई लामा को शरण दी। उसके बाद 1962 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन लाइन के पास भारत पर अटैक कर दिया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच संबंध में गतिरोध आ गया। सिक्किम के नाथुला और चोला में कुछ झड़पों के बाद 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चाइना की हिस्टोरिकल विजिट के बाद चीजें बेहतर होने लगी। इस फैक्ट के बावजूद कि चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के परिणाम स्वरूप भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कभी स्वीकार नहीं किया था। कोल्ड वॉर के दौरान जब कोई भी देश किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं कर रहा था, उस समय भी दोनों देश एक कॉमन स्टेज शेयर नहीं करते थे। 1980 में जब डेंग जियाओपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि यदि भारत और चाइना के बीच अच्छे संबंध होते तो यह सदी एशियन सेंचुरी हो सकती थी। हालांकि भारत के खिलाफ चाइनीज एक्शंस के कारण ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन क्या होता यदि भारत और चाइना अलाइज होते? बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज इकोनॉमी और डिफेंस के मामले में डेवलप्ड हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, जो हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यदि भारत और चाइना ऐसे ही मित्र होते तो यह एशियन सेंचुरी ऑफ ग्रोथ बन जाती और भारत और चाइना अनस्टॉपेबल होते, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत और चाइना कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने रशियन वॉर के दौरान देखा ही है, जहां अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने रशियन US डॉलर को फ्रीज कर दिया और उन्हें बेकार कर दिया था। यह एक्शन पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पर अमेरिकन हेजेमनी है। कई देशों में इंडिविजुअल लेवल पर डी-डॉलराइजेशन का प्रयास किया गया है, लेकिन यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आवश्यक था। भारत और चाइना ने इंडिविजुअल लेवल पर गल्फ और रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू कर दिया है। लेकिन अगर चाइना और भारत डी-डॉलराइजेशन पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं तो इससे एक बड़ा अंतर आएगा। ब्रिक्स द्वारा कॉमन करेंसी की एक कॉन्सेप्ट प्रपोज की गई है, जिसमें वे भारत और चाइना सहित ब्रिक्स देशों के लिए अपनी कॉमन करेंसी जारी करेंगे, जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। टेररिज्म के मामले में भारत को चाइना से नेग्लिजिबल सपोर्ट मिलता है। वास्तव में वे पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर और सपोर्ट करते हैं।
जैसे उन्हें वेपन्स और ड्रोन प्रदान करते हैं, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टेज पर चाइना पाकिस्तानी आतंकवादियों को यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड आतंकवादियों के रूप में डेजिग्नेट करने के भारत के प्रयासों को भी रोकता है। इस मामले पर चाइना के वेटो की इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि बीजिंग किस हद तक पब्लिकली टेररिज्म के प्रति पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अप्रोच को हाईलाइट करने को तैयार है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी कमियों में से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, खासकर जब से चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेशन में बाधा डालता है। भारत और चाइना के बीच अच्छे संबंधों की स्थिति में भारत टेररिज्म से लड़ने और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए बेहतर ढंग से इक्विप्ड होगा और दुनिया अधिक स्टेबल होगी। यदि भारत और चाइना दोस्त बन जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले कई रिसोर्सेज को अपनी लोगों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी को रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। यह अल्टीमेटली रीजन की ओवरऑल स्टेबिलिटी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बढ़ा सकता है। भारत और चाइना के बीच मजबूत पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन को और अधिक स्टेबल बनाएगी और क्वाड और अन्य अलायंसेस की रेलेवेंस पर गहरा प्रभाव डालेगी। हमारा एकमात्र ऑप्शन भारत और चाइना के मित्र के रूप में इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में स्पेकुलेशंस लगाना ही है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अगर चाइना किसी तरह अपनी एक्सपेंशनिज्म की फिलॉसफी को छोड़ दे और वेस्ट की फिलॉसफी को समझे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इस प्रकार इस सेंचुरी को एशियन सेंचुरी में बदलने का सपना पूरा हो जाएगा और एशिया और ग्लोबल साउथ दोनों को वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर में समान रूप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।